जो बच्चे रेलवे एनटीपीसी की 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और जितने भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, कराए गए जाएंगे इस वीडियो में, वो सभी के सभी आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में ही पूछे गए क्वेश्चन है। तो हर क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखेंगे। तो देरी न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, रेलवे के एग्जाम में मैथ के बहुत इजी क्वेश्चन लाता है, बहुत लो कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, और उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है, प्राइम नंबर होता क्या है। जैसे वो संख्याएं जो क्या करें, खुद से कटें और एक से कटें, वे सब अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 3 5 हो गया, 7 हो गया आपका, इसके अलावा 11 हो गया आपका, 13 हो गया, इस तरीके से डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो ये सभी की सभी संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। देखिए अब 2 किससे कटेगी, या तो 1 से कटेगी या खुद से यानी 2 से कटेगी, ऐसी 3, यानी ऐसी जितनी भी संख्याएँ हैं जो खुद से कटे और जो है 1 से कटे, वो होती हैं अभाज्य संख्याएँ। तो वही पूछ रहा है 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो एक सिस्टम होता है 50 और 100 के बीच दोस्तों, टोटल अभाज्य संख्या जानने से पहले हम जान लेते हैं कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हो सकता है कि एग्जाम में यही पूछ दे। तो 1 से 100 के बीच में टोटल अभाज्य संख्या होती है 25। ठीक है, अब 1 से 50 के बीच में संख्याएं जो होती अभाज्य होती है वो 15 होती हैं। अब बाकी बची हुई संख्याएं जो होती है 50 और 100 के बीच में चली जाती है, यानी 10 होती है। यानी 50 और 100 के बीच में इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो 10 हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कई तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे ये भी पूछ सकता है कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, वहां पर कहेंगे 25। 1 से 50 के बीच में कहेंगे तो 15, और 50 से 100 के बीच में जो कि ये क्वेश्चन है वो 10 अभाज्य संख्या होती है। बस इसको इस तरीके से आप याद कर लीजिए, और कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 1 मिनट और 12 सेकेंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत। अगर प्रतिशत के बेसिक कंसेप्ट भी अगर मालूम है तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। यहाँ पर 1 घंटा कह रहा है कितना प्रतिशत है, यानी 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत। हम मान लेते हैं कि 1% है, 1%। जैसे प्रतिशत का क्वेश्चन करते हैं वैसे आप कर लीजिए। मान लेते हैं कि 1% है, तो 1 घंटे का 1 आवर का 1% कह रहा है कि बराबर है 1 मिनट 12 सेकंड के। एक काम करते हैं, सबको या तो घंटे में बदल लीजिए, या तो सबको मिनट में बदल लीजिए, या तो सबको सेकंड में बदल लीजिए। एक यूनिट में बदले रहेंगे तभी क्वेश्चन का आंसर सही आएगा और आप कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे। तो हम करते हैं क्या, सबको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, आसान रहेगा। यहाँ पर 1 घंटे को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं 3600 सेकंड होता है 1 घंटे में, और 1% आपका हो गया। प्रतिशत को हम क्या करते हैं, खत्म करके 100 से भाग दे देते हैं। आप जानते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, और प्रतिशत खत्म करना है तो 1/100 लगा दीजिए, यही तरीका होता है। और मिनट को अगर हम करते हैं सेकंड में तो 60 सेकंड हो जाएगा, और 12 सेकंड ऑलरेडी है तो उसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 12 सेकंड लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको 0 से 0 काट लीजिए, इधर बचेगा आपका 36 से 1 से यहाँ जोड़ लेंगे तो 60 12 72 हो जाएगा। 72 सब सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 72/36, यानी कि 2। कितना हो गया, 2, यानी कि 2% होगा। 1 घंटे का जो होगा 2%, 1 मिनट 12 सेकंड होता है, निकाल सकते हैं। 1 घंटे का 2% निकाल के देखिएगा, 1 मिनट 12 सेकंड आएगा, यानी 72 सेकंड आएगा। 72 सेकंड आ गया तो समझ लीजिए 1 मिनट 12 सेकंड है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सभी एक साथ 11 बजे बजती हैं तो अगली बार सभी घंटियां एक साथ कितने बजे बजेंगी। तो ये एलसीएम की थ्योरी द्वारा निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 घंटी 15 मिनट के अंतराल पर बज रही है, एक 20 मिनट के और एक 30 मिनट के, इतने अंतराल पर वे बज रही हैं। तो कह रहा है कि एक साथ ये दोनों 11 बजे बजी थीं। अब ये बताइए कि अगली बार वो कितने बजे बजेंगी। बस इनका एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, जैसे 15 और 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, या तो भाग विधि से निकाल दीजिए या शॉर्ट ट्रिक से निकाल दीजिए। शॉर्ट ट्रिक का रूल ये होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम देखेंगे कि बाकी संख्याओं से कट रही है, 15 से काटेंगे कट जाएगी, 20 से नहीं कट रही है तो फिर 30 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा। अब 60 को चेक करेंगे, 20 से कटेगी, 20 3 60, 15 से कटेगी कट जाएगी, यानी इनका एलसीएम हमारा आ गया है 60। कितना आ गया एलसीएम, 60। अब दोस्तों ये 60 जो आया ये मिनट आया, क्योंकि 15, 20 और 30 मिनट की बात हो रही है, और यहाँ पर 11 बजे तो हम इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा। कितना हो जाएगा, 1 घंटा। यानी कि हर 1 घंटे के बाद ये घंटियाँ क्या होंगी, एक साथ बजेंगी हर 1 घंटे के बाद। तो पहले 11 बजे बजी थी, तो अगला जो समय होगा एक जोड़ दीजिए इसमें, 12 बजे बजेंगी। कितने बजे, 12 बजे बजेंगी। तो 12 देखिए इसमें कहाँ है,
इसको भी देखिएगा, पीएम ईएम वाली जो चीज़ होती है पूर्वाहन अपराहन वाली, उसको भी देखिए, पूर्वाहन थी तो ये भी पूर्वाहन ही होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी हर 1 घंटे, इसका एलसीएम जब 60 मिनट आ गया यानी 1 घंटा आ गया, तो हर 1 घंटे के अंतराल पर वे सभी की सभी घंटियाँ एक साथ बजेंगी। बाकी 15-20 मिनट के 30 मिनट के अंतराल पर बजती रहेंगी, अकेले अकेले तनहा तनहा बजेंगी, लेकिन 1 घंटे में तीनों एक साथ बजेंगी। तो ये एलसीएम द्वारा ही निकाला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं निम्न में से किसे पूरक कोण कहा जाता है। पूरक कोण यानी किन्हीं भी दो कोणों का योग, जैसे मान लीजिए कि अगर 2 कोण हैं ऐसे यहाँ पर, तो अगर इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो गया तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 का वर्गमूल और 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 16 का वर्गमूल कह रहा है कि 16 का वर्गमूल मतलब कड़ी में इसको डाल दीजिए, और कह रहे हैं 4 के वर्गमूल, 4 का वर्ग का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो 16 का वर्गमूल निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये खुद परफेक्ट स्क्वायर के रूप में है, तो 4 इसका वर्गमूल निकालेंगे 4 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 16 को हम अगर गुणनखंड करते हैं तो 4 गुणे 4 के रूप में टूट जाएगा, तो जोड़ा बना करके निकाल देते एक बार, 4 आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। और 4 का वर्ग निकालेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा। इन्हीं का गुणनफल निकालना था, 16 चौको 64 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें से पहली संख्या का तिगुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। देखिए क्रमागत संख्या उनको कहते हैं जो लगातार हो, जैसे 1 और 2 ये 2 क्रमागत संख्या हो गई, 5 और 6 ये 2 क्रमागत संख्या होगी, यानी जिनके बीच का अंतर 1 हो वो क्रमागत संख्या कहलाती है। तो वही पूछ रहा है कि 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर हम क्रमागत संख्याओं में मान लेते हैं कि एक x है, ये क्रमागत संख्या x है, तो दूसरी ऑटोमेटिकली x + 1 हो जाएगी। मैंने क्या कहा? दोनों क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है। क्रमागत संख्या वही कहलाती है जिनके बीच का अंतर 1 होता है। तो अगर एक को हमने x माना तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? x + 1 हो जाएगी। चलिए, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे? समीकरण सेट करेंगे। क्या करें? 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें से पहली संख्या का तिगुना, पहली संख्या मान लीजिए क्रमागत वाली पहली वाली x है, तो x का हम तिगुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। कह रहा है कि पहली संख्या का तिगुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। दूसरी संख्या के 2 गुने से, दूसरी संख्या x + 1 है, इसके 2 गुने से कह रहा है कि 5 अधिक है पहली संख्या का तिगुना। इस तरीके से समीकरण बैलेंस बन जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार हमने बना लिया। अब कह रहा है संख्याएं वही ज्ञात करनी है, तो x का मान निकाल लीजिए, बस हो गया आपका आंसर। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, फटाफट इसको कोष्टक तोड़ लेते हैं। तो 3x हो जाएगा, यहाँ पे 2x + 2 + 5 हो जाएगा। इस 2x को इधर लाएंगे, 3x में से घट करके सिर्फ x रह जाएगा और ये 7 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू 7 आ गई तो एक संख्या 7 हो जाएगी और दूसरी 8 हो जाएगी। यानी 7 और 8 देखिए, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 7 और 8। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हर चैप्टर से क्वेश्चन इसमें है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं बचा है जिसका क्वेश्चन इसमें मैं नहीं करा। आपका देखिए यहाँ पर आपका आ गया क्या, अमन एवं अजय एक दीवार को क्रमशः 9 दिनों और 12 दिनों में बना सकते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि अमन एवं अजय एक दीवार को क्रमशः 9 दिनों और 12 दिनों में बना सकते हैं। अमन और अजय कह रहा है कि मान ले कि एक जो है 9 दिन में बना सकता है, एक 12 दिन में बना सकता है। कह रहा है यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो सकता है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, हवाई क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। या तो सूत्र की हेल्प से इसको सॉल्व कर लीजिए, या तो दोस्तों डायरेक्टली जो भिन्न वाला तरीका होता है उससे सॉल्व कर लीजिए। दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए सूत्र ही से बता देता हूँ। इसका सूत्र दोस्तों होता है xy बटे में x + y। xy बटे में x + y। x क्या है? अमन के दिनों की संख्या। y क्या है? अजय के दिनों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यानी कि 9 है और y की वैल्यू 12 है। 9 गुणे 12 बटे में 9 + 12। चलिए 12 9 108 हो जाएगा और ये आपका 12 9 21 हो जाएगा। कितना आ गया आपका? 108 बटे में 21। किससे कटेगा? 3 से काट लीजिए। 3 3 9 3 6 18 3 7 21। 36 बटे में 7 आ गया है। चलिए सही बटे में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 5 35, 5 सही 1 बटे में 7। अगर दोनों मिल करके काम करेंगे तो 5 सही 1 बटे में 7 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे, जो कि ऑप्शन 1 दिया हुआ है। देखिए 5 सही 1 बटे में 7 ही दिया, ऐसा लग रहा है कि 51 बटे में 7 है, ऐसी बात नहीं है। 5 सही 1 बटे में 7। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये सिंपल सा सूत्र रहता है, xy बटे में x + y। x और y क्या है? ये मतलब फर्स्ट आदमी की और सेकंड आदमी की दिनों की संख्या, बस उसमें रख दीजिए, निकल गया। बेसिक सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, यहाँ पर साधारण ब्याज का क्वेश्चन है।
सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है जितेश ने 6 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज पर ऋण लिया। कह रहा है कि कोई बंदा है, टाइम आपका दिया हुआ है 6 वर्ष के लिए, उसने क्या किया 6 ईयर के लिए 5% साधारण ब्याज पर ऋण लिया है। 5%, यानी कि जो रेट इसका दिया हुआ है वो कह रहा है कि 5% है। इसी पर उसने ब्याज लिया है। अब किससे लिया है, बैंक से लिया है, किसी बंदे से, कुछ किसी तरीके से लिया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसने सिर्फ ब्याज लिया, इतना समझिए। आगे कह रहे यदि भुगतान किया गया कुल ब्याज 615 रुपया हो, यानी कि इसका सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी दे दिया हुआ है। कह रहा है कि 615 रुपया है, क्या है 615 रुपया क्या इसने ब्याज को भुगतान किया है। तो कह रहा है मूलधन की गणना कीजिए, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है कि पी बराबर क्या होगा। जो आपका सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट का, SI बराबर PRT अपन 100, बस उसी सूत्र से ही इसको हम निकालेंगे और कोई मतलब अलग तरीके से नहीं निकालेंगे। ठीक है, इसी में रख दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट आपका 615 दिया हुआ है। पी आपका मूलधन कितना है दोस्तों, सॉरी मूलधन ही निकालना है पी, और आपका आर कितना है 5 है, और समय आपका 6 है, बटे में 100 हो जाएगा। अब देखिए किसी से कट रहा है कुछ तो काट लीजिए। अगर 5 से काटिए, ये 5 से कट जाएगा, 5 करने 5 और बचा 1, 5 दूना के 10, बचा 1, 5 3 15, 123 हो गया। और किसी से कुछ कट रहा है, एक काम करते हैं, इसको ले जा करके इधर 6 से कटेगा नहीं, हाँ कट जाएगा, जब गुणा कर लेंगे तो कट जाएगा, अभी नहीं कटेगा। 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, यहाँ से 6P बराबर आपका हो जाएगा 12,300। 12,300 हो गया। अब यहाँ पर P बराबर हम निकाल लेते हैं, तो 12,300 बटे में आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, भाग दे लीजिए। 6 दूना के 12, 0 6 5 30, 2050 रुपया मूलधन आपका आ चुका है 2050 रुपया। ऑप्शन है इज द राइट आंसर। ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि कोई बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है। रेलवे में दोस्तों ज़्यादातर इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। देखिए ये आपका हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, कोई ऐसा चैप्टर नहीं बच रहा है कि जहाँ से क्वेश्चन न गुजर रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 पर 71 प्लस 3 पर 72 प्लस 3 पर 73 प्लस 3 पर 74 प्लस 3 पर 75 किससे विभाज्य। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी संख्या किससे विभाज्य हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 35 को ले लूँ तो 35 किससे विभाज्य हो सकती है, अपने गुणनखंडों से विभाज्य होगी। 35 का गुणनखंड निकालेंगे तो 7 और 5 के रूप में ये टूटेगा, 7 गुणे 5 के रूप में। अब या तो ये 7 से कटेगी या 5 से कटेगी, यानी या तो 7 से विभाज्य होगी या 5 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अगर सब में 3 है, अगर ऑप्शन में 3 दिया होता तो बगैर क्वेश्चन को सॉल्व किए हम कह सकते थे कि ये 3 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर भी 3 नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसको थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें से हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा जो पावर है उसको हम कॉमन ले लेंगे, यानी 3 पर 71 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 पर 71 कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, और 3 पर 72 वाली जगह पर सिर्फ 3 बचेगा। 3 पर 73 वाली जगह पर क्या करेगा, 3 पर 73, देखिए 73 में से 71 घटा दीजिए, यानी पावर घटती जाएगी। जैसे 71 में से 72 में से 71 को घटाए तो पावर 1 बची, तो 3 पर 1 लिखने की जरूरत ही नहीं थी, हमने 3 सिर्फ लिख दिया। ऐसे 71 में से पावर घटाए तो 0 बचेगी, और किसी भी संख्या पर 0 का मान होता है 1। यहाँ पर समझिए, हो सकता है आप कंफ्यूज में पड़ जाए। मैंने 3 पर 71 कॉमन लिया, कॉमन जब लिया तो 3 पर 71 में मैंने भाग दिया, 3 पर 71 में मैंने भाग दिया, तो भाग की स्थिति में क्या होती है, पावर घटती है, यानी 71 में से 71 घटाएंगे तो 3 पर क्या हो जाएगी 0 पावर, और किसी भी संख्या पर 0 पावर का मान 1 होता है, 1 मैंने लिख दिया। इसी तरीके से फिर मैंने क्या किया, 3 पर 72 में 3 पर 71 से जो है भाग दिया, तो 3 पर 72 पावर में से 3 पर 71 पावर घटी थी, 3 पर 1 पावर बची, और 3 पर 1 पावर का मान 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 पर 73 माइनस 3 पर 71 करूंगा तीसरे स्टेप में, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा, 3 पे 2 पावर बचेगी। यहाँ पर 74 डायरेक्ट आप घटाते जाइए, पावर में 74 में से 71 पावर घटाएंगे तो 3 पर 3 पावर बचेगी। इसी तरीके से यहाँ पर 3 पर 4 पावर बचेगी, काम खत्म यहाँ तक। अब 3 पर 71 पावर रहने दीजिए, बाकी अंदर का काम निपटा लीजिए। 3 हो गया, और 3 त्रिके 9 हो गया, और ये 3 त्रिके 9 देखिए 27 हो गया, 3 त्रिके 9 त्रिके 27, 3 81 हो गया। चलिए अब जोड़ लेते हैं, 7 1 8, 8 9 8 17, 17 3 17 3 20, 1 21 को 1 हो जाएगा, और बचा हुआ 2, 8 2 10 2 12 12 12, 121, यानी 3 पर 71 गुणे 121। अब 121 ये तो 3 से कटेगा, हर हाल में 3 पर 71 पावर है वो 3 ही से कटेगा, या 3 के गुणनकर में जैसे 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 27 से कटेगा, इस तरीके के रूप में ये कटेगा। बाकी बचा हुआ 121। 121 अब देखना किससे कर सकता है, तो 121 को आप क्या लिख सकते हैं, अब बताइए, इसका गुणनखंड कीजिए एक आपका 121 का, तो आप कहेंगे 11 गुणे 11 हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये जो है 11 से अब कटेगा। तो ऑप्शन में देखिए 11 है, ऑप्शन है इज द राइट आंसर। बस इसी तरीके से इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व किया जाता है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ देता है मैथ में। तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं।
यहाँ पर कह रहा है कि यदि रूट 625 बराबर 25, ये तो सभी को मालूम है, कड़ी के अंदर 625 का मान 25 होता है। तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये दशमलव के बाद दिया हुआ है, इसको समझिए। पहले यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ, पहले दशमलव लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। दशमलव के बाद 0 0 0 0, कै टू 0 है, 2 2 4 छठो, 2 4 छठो, उसके बाद 625, फिर बटे में 25 भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसी से ही जब ये हिंट दे चुका है पहले ही कि कड़ी में 625 का मान 25 होता है, तो उसी हिंट से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जो जीरो रहेगा जितना का दशमलव के बाद वाला, तो उसको हम क्या करेंगे, जब कड़ी से बाहर निकालेंगे जोड़ा भर के आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनाइए, 3 जोड़ा बन रहा है ना, तो दशमलव के बाद जब ये जीरो कड़ी से बाहर आएगा तो ये 3 0 में कन्वर्ट, 6 0 3 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 625 जो है ऑलरेडी दिया हुआ कि उसका मान 25 है, तो 25 हम लिख देंगे। ये सारी चीज़ें दशमलव के बाद हो रही है। अब बटे में आप जानते हैं कि कड़ी में 25 का मान कितना होता है, 5 होता है। बस वही बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 25 5 बन जाएगा। अब इससे काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो दोस्तों कितना हो गया, 0.0005, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हो गया, अब कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या करें, यदि 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0 हो तो 6 थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इससे उठाते हैं इस समीकरण को उठा करके 4 sin थीटा बराबर क्या हम 3 cos थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जब जाएगा -3 cos थीटा 0 में जुड़ेगा तो 3 cos थीटा पक्षांतर करके उस पर जाएगा, 3 cos थीटा में ही रहेगा। कोई दिक्कत इसको क्या हम ये इस फॉर्म में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, इधर का भी स्क्वायर कर देते हैं और इधर का भी स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 चौक को 16, कोष्टक तोड़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये आपका हो जाएगा 3 3 के 9, आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस सूत्र से हम इसमें रख करके निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, 16 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 9 कॉस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कोष्टक तोड़ दीजिए, 16 हो जाएगा और ये 16 कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो इस 9 कॉस स्क्वायर थीटा में जुड़ जाएगा, यानी 16 बराबर 16 9 25 कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 16 बटे में 25 हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 बटे में 25, कड़ी से बाहर ऊपर का आएगा 4, नीचे वाला 5, 4 बटे में 5 कॉस थीटा हो गया। तो दोस्तों 4 और 5 के फॉर्म में आ गया। तो ट्रिपलेट जो निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई की जाती है ये साइन कोज्याओं को, तो ये 90 डिग्री हो गया। और कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे में कर्ण। आधार इसका क्या है, आधार बटे में कर्ण मतलब आधार हो गया 4, कर्ण हो गया 5, तो ऑटोमेटिकली लंब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब पूछ रहा है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। कॉस थीटा बराबर 4/5 है और सेक थीटा आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा, यानी कि 4/5 को पलट दीजिए, 5/4 हो जाएगा। सेक थीटा बराबर 5/4 हो गया। इसी तरीके से कोसेक थीटा बराबर यहाँ से आप निकाल सकते हैं, या तो साइन थीटा पहले निकाल लीजिए या उसका उल्टा कर दीजिए। यानी कोसेक थीटा बराबर होता है क्या है, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब हो जाएगा, यानी 5/3 हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर। और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई निकालना था, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा निकालना है। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर का 25 हो जाएगा और नीचे का चाहते हैं 12 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 25/12। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सारे सूत्र बेसिक से हैं दोस्तों, कोई हार्ड लेवल का इसमें सूत्र का यूज़ नहीं किया गया, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। कह रहे यदि a बटे में b बराबर 1/3, b बटे में c बराबर 1/2 हो और a बराबर 2 हो तो c का मान क्या होगा। जैसे कह रहा है कि a बटे में b बराबर 1/3, अब b बटे में c बराबर 1/2 हो और साथ साथ a बराबर 2 दिया हुआ है, तो c का मान पूछ रही है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं। जैसे a बराबर 2 है तो क्या करते हैं कि a की वैल्यू पहले समीकरण में रख लेते हैं। इस वाले में a की वैल्यू रखेंगे तो 2 बटे में b बराबर 1/3 हो जाएगा। अब इसको इस पर ले जाइए, इसको इस पर ले जाइए, तो कि b की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 दूना के 6, b की वैल्यू 6 आ गई और इसी 6 को यहाँ पर रख दीजिए, c की वैल्यू निकल जाएगी दूसरे समीकरण में, तो 6 बटे में c हो जाएगा बराबर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी तिरे गुणा कर दीजिए, तो दोस्तों c बराबर 6 दूना के 12 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला
यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, लाभ प्रतिशत दोस्तों, प्रॉफिट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। कह रहा है रुपये 632 की एक वस्तु को 733 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत होगा। देखिए आप जानते हैं लाभ पर जो प्रॉफिट आपका प्रतिशत होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो पहले इसमें देखिए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो भी देख लीजिए। 632 की वस्तु को 733 में बेचेंगे तो प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो होगा नहीं। तो इसमें होता है आपका जो वस्तु को बेचा गया 700 यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे में सीपी, यानी एसपी माइनस सीपी बटे में एसपी माइनस सीपी बटे में सीपी होता है। ये सूत्र होता है, सूत्र से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। किसी भी प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा दीजिए, बस हो गया आपका। इसी में मान रख दीजिए। एसपी आपका 733 है विक्रय मूल्य 1 माइनस सीपी आपका 632 है बटे में 632 गुणे 100%। अब यहाँ पर घटा लीजिए, घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 101.12, ठीक है, बटे में 632 गुणे 100, यानी कि 100 अगर गुणा करते हैं तो दशमलव इसमें का ख़त्म हो जाएगा। 101/12 बटे में 632। अब 632 से भाग देना है तो भाग दे सकते हैं कहीं पर भी, ये प्रतिशत यहाँ पर लगा दीजिएगा। भाग देंगे, देखिए इसमें ऑप्शन का थोड़ा सा यूज़ कर लीजिए, भाग लंबी है, ऑप्शन का यूज़ कर लीजिए, हो जाएगा अभी 101 और फिर 12, किससे भागना है 632 से। तो पहली बार एक ही बार में जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1011 है, तो 632 से एक बार दीजिए भाग, 632 घटा लीजिए, 11 हो गया तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो गया तो 7 हो जाएगा, ये आपका 9 बचा तो 3। अब 2 को उतार लीजिए, 3792 है। तो दोस्तों लास्ट में देखिए यूनिट डिजिट 2 है। अब हमें 632 में किस संख्या से गुणा करें कि यूनिट डिजिट 2 आए, उसी से भाग निकालेंगे। अगर हम 12 वाले को लेके चलते हैं, 12% वाले को, तो 2 से अगर गुणा करते हैं तो 2 दूना 4 नहीं आएगा। 13% वाले को लेके चलते हैं, 3 से करते हैं तो 3 दूना 6 नहीं आएगा। 4 को लेके चलते हैं तो 4 दूना नहीं आएगा। अगर 16 वाले को लेके 6 को लेके चलते हैं 6 दूना 12 आ जाएगा, यानी 6 से आप दीजिए भाग, 6 दूना 12 को 2, 36 के 18 को 19, 6 36 37, बिल्कुल पूरा कट जाएगा, पूरा 16% आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप जो है ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते हैं जब कैलकुलेशन बड़ी हो जाए तो, ठीक है। और भी बहुत सारे रूल हैं कैलकुलेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या होगी। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम जो है ये तो आप समझ में आ गया होगा कि टाइम दूरी वाला क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए एक पुल है यहाँ पर, ये पुल है जिसकी लंबाई करेगी 250 मीटर लंबा पुल है, ठीक है। और यहाँ पर इस ट्रेन आ रही है जिसकी लंबाई 350 मीटर है, इस ट्रेन की लंबाई 350 मीटर है, ठीक। अब कह रहे कि इस पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है, टाइम ले रहे 20 सेकंड, तो इसकी चाल क्या होगी। इस पुल को पार करेगी तो अब ये इसकी दूरी जो हो जाएगी ये टोटल बन जाएगी दूरी, क्योंकि ये पहले पुल पे जब चढ़ेगी तो पहले अपनी पूरी दूरी यहाँ पर तय करके 350 मीटर तय करके ही चढ़ेगी, यानी कि ये पूरी दूरी तय करेगी कि नहीं, जो इसकी लंबाई होगी 350 मीटर वो पहले दूरी उतनी तय करेगी तब जाकर के इस पुल पे आएगी, और उसके बाद फिर इस पुल की जितनी लंबाई होगी उतनी वो दूरी तय करेगी, तब ये पुल से उतर करके पुल के क्रॉस जाएगी, यानी उस पार चली जाएगी। तो ये टोटल दूरी कितनी निकल जाएगी, यहाँ पे डिस्टेंस जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी 350 जो रेलगाड़ी की दूरी होगी और 250 जो पुल की होगी, यानी टोटल आपकी हो जाएगी 600 मीटर। अब दोस्तों समय आपका t बराबर आपका दिया हुआ 20 सेकेंड, तो पूछ रहा है कि 4, यानी कि स्पीड आपकी निकालनी है s बराबर डिस्टेंस अपन टाइम होता है, बस रख दीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मीटर सेकंड में दिया हो लेकिन रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटा में पूछ रहा है, तो 18/5 का गुणा कर देंगे, बस हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। डिस्टेंस आपकी निकली हुई है कितनी 600 और आपका समय है 20 सेकेंड, अब गुणे ये मीटर पर सेकंड में आई है तो किलोमीटर पर घंटा बदलने के लिए सिर्फ 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 से काटेंगे 30 बार जाएगा और 5 से काटेंगे 5 6 30 हो जाएगा और 18 6 108 हो जाएगा। ये आपका हो गया किलोमीटर पर आवर। दोस्तों आंसर हो चुका है 108 किलोमीटर पर चाल आज निकल चुकी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला मेंसुरेशन का क्वेश्चन कह रहा है यदि एक पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर है, पहिए का व्यास कह रहे हैं व्यास। अब व्यास जानते हैं कि त्रिज्या का क्या होता है दोस्तों, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से अगर हम r निकालना रहेगा तो क्या निकालेंगे हम, आप कहेंगे कि 42/2 हो जाएगा, यानी कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आ चुकी है। आगे कह रहे तो पहिया 12 चक्कर में कितनी दूरी मीटर तय करेगा। अब ये देखिए दूरी को मीटर में तय कराना है, ये सेंटीमीटर में आया है,
तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ और करते हैं, कुछ और सोचते हैं। सोचना ये है कि ये बताइए कि इस तरीके से पहिया है, ठीक है, तो ये पहिया एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, पहले यहाँ से समझिए। तो आप कहेंगे कि जितना इसका ये सर्किल होगा बाहर बाहर वाला हिस्सा उतनी ही दूरी तय करेगा। इसको हम खोल देंगे तो ऐसे लंबाई में उतनी ही दूरी तय करेगा। इस पहिए को अगर हम तोड़ दें और इसको फैलाएं तो ये पूरी जितना इसका राउंड है उतनी ही एक चक्कर में पूरी दूरी तय करेगा। तो वो क्या कहलाती है, वो परिधि कहलाती है, यानी कि अपनी परिधि के बराबर एक चक्कर में दूरी तय करेगा। और परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 12 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, आप कहेंगे कि 12 परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, 12 गुणे 2πr। बस हो गया आपका आंसर, कुछ नहीं करना था। अब यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप 100 से भाग दे दीजिए, ख़त्म हो गया। ये 100 से भाग दे दीजिए, तो लास्ट में हम 100 से भाग दे करके कन्वर्ट कर लेंगे, उसको अभी रहने दीजिए। यहाँ पर पहले मान रख दीजिए 2 गुणे 12 गुणे 2 गुणे और पाई का मान होता है 3.14 और त्रिज्या आपकी आई हुई है 21। यहाँ पर एक काम करते हैं, पाई का मान 22/7 के रूप में लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन में और आसानी हो जाएगी, क्योंकि मुझको दिख रहा है कि 21 7 से कट जाएगा, इसीलिए गुणे 21। आर का मान 21 से 7 से काट दीजिए, 7 3 21, क्या जरूरत थी, इसीलिए मैं वो किया था। अब यहाँ पर 22 3 66 हो जाएगा और ये 66 दूना 6 दूना 12 6 दूना 12 132 हो गया। अब 12 से गुणा कर दीजिए, 12 दूना के 24 को 4, 12 3 36, 36 और 2 38, 12 करने 12, 12 3 15। अब इसमें जो है ये आया है सेंटीमीटर में, मीटर में बदलने के लिए 0.2 स्थान घिसका दी, क्योंकि 100 से भाग दे देंगे तो 100 से भाग देंगे तो 15.84। देखिए 15.84, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सारी चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात कीजिए। वर्ग का औसत दोस्तों, ऐसा नहीं सिर्फ औसत कहता तो हम सूत्र लगा देते n+1 योग वाला। औसत आप जानते हैं कि पदों की संख्या जितने भी टोटल पद हैं, औसत आप जानते हैं कि नहीं, एवरेज निकालना, उसका सूत्र जान लीजिए पहले। हो सकता है जो नए बच्चे हों, औसत जो होता है, औसत बराबर टोटल पदों का योग भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँ, ऐसे कर लेता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। पदों का योग पदों की संख्या, ये सूत्र होता है। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कहे कि 1 2 3 4 1 2 3 5 ऐसे ही लिख दीजिए, 1 2 3 5 इनका औसत निकालिए। तो इनमें पदों का योग का मतलब, अब ये जितने भी हैं ये सब पद समझिए, 1 2 3 4 इनका योग निकाल लीजिए, पदों का योग। और पदों की संख्या का मतलब ये कितने पद है, 1 2 3 4 पद है तो 4 से भाग दे दीजिए। ये एवरेज का सिंपल सा रूल होता है, ये आपको पता है, ठीक है, इतना पता है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसी पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे, अब ये कह रहा है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का वर्ग का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 पूर्ण संख्या, पहले तो पूर्ण संख्याएं जब तक आपको पता रहेंगी तब ना करेंगे। पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो, जैसे अगर आप 1 2 3 4 सिर्फ लिखते हैं तो ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, लेकिन यही अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाएंगी। 0 1 2 3 4 5 6, अब इसी तरीके से डॉट डॉट 9 तक जाएंगे, क्योंकि जो है 10 संख्याओं की बात कर रहा है, तो 10 पूर्ण संख्याएं जो होंगी 0 से लेकर के 9 तक 10, देखिए गिन लीजिए, उंगली पे गिन लीजिए, 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं 10 पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात। अब इन्हीं का औसत निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन इनके वर्ग का औसत, सब पर वर्ग भी किया हुआ है, तो वर्ग वाला सूत्र लगा देंगे, कोई दिक्कत की बात है, इस सूत्र से भी सॉल्व कर लेंगे सेकंडों में। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं पता चल गई और उनका वर्ग भी पता चल गया। अब क्या कहे, पदों का योग, यानी इनका योग पहले निकाल लेते हैं, इनका योग निकालेंगे। उसके बाद पदों की संख्या 9, टोटल 10 पद है तो पदों की संख्या कोई दिक्कत नहीं है, 10 से भाग दे देंगे। इनका योग निकाल लीजिए, उसके बाद 10 से हम भाग दे देंगे। अब इनका योग कैसे निकालेंगे, इनका सूत्र होता है n+1 2n+1 बटे में 6। ये जो है आपकी जो क्रमागत जो संख्याएं होंगी आपकी, जो उसके वर्ग का जो योग का सूत्र होता है वो यही होता है। तो हमें पहले इनका योग निकाल लेना है। तो चलिए, अब यहाँ पर n जो है लास्ट टर्म होता है, जो n 9 लिखा हुआ है यही n की वैल्यू होगी, ये लास्ट टर्म जो होता है वही n कहलाता है। तो यहाँ पर 9 लिख लीजिए, 9 + 1 कितना हो जाएगा आपका, डायरेक्ट करते जाइए 10 और फिर गुणा 2n+1 यानी 9 दूना के 18 19 बटे में 6 से काट दीजिए। देखिए 3 से काटिएगा, 3 दूना के 6 3 3 9, 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा, यानी 5 3 15 हो गया। 15 9 135, 15 करने 15 और दोस्तों 13 आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा।
यानी कि 285 आ गया। अब पदों की संख्या से इसमें भाग दे देना है। टोटल पद कितने हैं? 10 है। पहले ही कह रहा क्वेश्चन में 10 पूर्ण संख्या है, तो 10 है, तो 10 को खत्म करेंगे तो 0.1 स्थान यहाँ पे रहेगा। जितना जीरो है दशमलव क्या करते हैं उतने स्थान लगा देते हैं, तो 28.5 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2197 मीटर लंबी रस्सी को 6 संबंधित 7 के अनुपात में काटा जाता है। दोनों टुकड़ों की लंबाई में अंतर होगा। देखिए 2197 मीटर लंबी रस्सी है, कह रहे इसको 6 संबंधित 7 के अनुपात में काटा जाता है, यानी एक रस्सी को 6 और एक को 7 के पार्ट में काट दिया जाता है, डिवाइड के। दोनों टुकड़ों की लंबाई में अंतर पूछ रहा है, तो हमें कुछ करना नहीं है। 2197 में क्या करता है, इनका अनुपातिक योग कितना है? 13 से भाग देना है, और अंतर पूछ रहा है तो इन दोनों का हमें अंतर निकाल लेना है। 6 और 7 का अंतर 1 होगा, और 1 से इसमें गुणा कर देना है, बस मान हो जाएगा आपका। लंबाई में दोनों टुकड़ों की लंबाई में अंतर होगा, कितना होगा, बस इस विधि से हम निकालेंगे। क्या करेंगे, अनुपातिक योग को उससे भाग दे देंगे टोटल रस्सी की लंबाई में, और इनका अंतर निकालना है तो 1 से गुणा कर देते। अगर छोटे हिस्सा पूछता तो 6 से गुणा करते, बड़ा हिस्सा पूछता तो 7 से गुणा करते, लेकिन अंतर पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, इनके दोनों के छोटे बड़े हिस्से के अंतर से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, बस हो गया। तो 1 से गुणा करेंगे कोई मतलब नहीं है, तो 13 से हम भाग दे देते हैं। 13 से भाग देंगे, 13 करने 13 हो जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों, 7 8 बचेगा, 13 छक्का 78 हो जाएगा, बचेगा 117, 13 9 117 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका भिन्न रूप क्या होगा। दिया हुआ है 3 0.3 7 9 7 9 पर बार लगा हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे किसी संख्या पे बार हो, किसी संख्या, जैसे अगर दोनों संख्या पे बार हो, जैसे 97 है, 97 में बार रहता है इस तरीके से, इसको कहता है, तो हम क्या करते, सुनो, इसको बदलने के लिए 97 को पूरा लिखते और जितनी संख्या पे बार उतना 9 बना देते। लेकिन यहाँ पे तो एक पे बार नहीं है, बाकी बार है, तो इसका तरीका ये होता है 3 7 9 टोटल पूरा संख्या लिख लीजिए, जिस पे बार नहीं है उसको इसमें से घटा दीजिए और फिर बटा बनाइए। बटा बना करके जितने पे बार है उतना 9 बना दीजिए और जितने पे बार नहीं उतना 0 बना दीजिए। ये आपका हो गया। अब घटा लीजिए, ऊपर का 3 7 6 हो जाएगा, अब बटे में 990 हो जाएगा। अब 2 से कट जाएगा, मुझको उम्मीद है कि 2 से कट रहा है, काट लीजिए। तो 2 1 2, 1 बचा, 2 बटे 2 8 16, 1 बचा, 2 8 16, 188 बटे में 2 से काट लीजिए, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 5 10, 188 बटे में 495। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भागे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को सरलीकृत कीजिए। सरलीकृत करना है तो देखिए आपको मैं बता दूं, 1 आप जानते हैं एक सिंपल सा सूत्र होता है ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन स्क्वायर, एकदम छोटे छोटे बच्चों को भी ये याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, या यहाँ से कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या यहीं से कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बस इसी में उनकी वैल्यू रख दीजिए। क्या करना है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपने निकाला है कास स्क्वायर थीटा, ठीक, भागे, ठीक, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर आपने निकाला है साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। अब भाग है, भाग का मतलब बटा। चूंकि आप देख रहे हैं इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ऊपर का भी स्क्वायर है नीचे का भी स्क्वायर है, तो क्या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा का होल का स्क्वायर, और कड़ी से बाहर निकल जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। बस हो गया आपका आंसर, खत्म। होता है कि नहीं, सूत्र पता है कि नहीं, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला ये कह रहा है जिस प्रकार वृत्त की परिधि होती है उसी प्रकार वर्ग का होता है। वृत्त की परिधि के बारे में अभी 2πr वाला जो सूत्र यूज किया गया वही है। वृत्त की परिधि जो बाहर का ये हिस्सा होता है, तो कह रहा है उसी प्रकार वर्ग जो होता है, वर्ग का ये जो बाहर का हिस्सा है उसका मतलब क्या होता है, वर्ग का जो बाहरी हिस्सा उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, परिमाप कहते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन 2 इस तरह ही तो आप लोगों के लिए था, मैंने ही आंसर बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे इस धमाकेदार टिके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक